मुसाफिर किस्त नंबर 26। मुसाफिर किस्त नंबर 26 वो मुझे पसपाई पर मजबूर नहीं कर पाई थी। नाकामी की खिफत मटाने के लिए मेरे सीने में सर छुपाने की कोशिश में मुझसे चिमट गई। खाले की बहन बिल्लो ने मुझे अपनी जवानी से रूशनास कराया था, समझाया था कि जवानी की आग अपनी तमाज़त होती है, जलाती है तो खाकस्तर नहीं करती बल्कि शोला बना देती है। खालदा उर्फ बिल्लो की तमाज़त और थी। सोनिया की लपक बहुत तुंदरो थी कि लम्हों में पूरे बदन में उतर गई। मेरी सांस गैर मुतदिल होने लगी। मैंने संभल कर दामन छुआना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त को वारफ्तगी ने मजबूत कर दिया था। मैंने जब कहा कि छोड़ो मुझे, जाने दो, तो मेरी आवाज़ मेरी स्मात को भी कमज़ोर करने लगी। वो अपना चेहरा मेरी छाती पर रगड़ रही थी और मुझे जहाने हुस्न की आवारगी पर उकसा रही थी। शायद वो मेरे अंदर जलते बुझते कर्ब के शोलों से आगा नहीं थी, जिनकी आंच मुझे किसी और तरफ माइल नहीं होने देती थी। ऐसे में अचानक मेरे अंदर का सुलगता हुआ इंसान जाग उठा और मैंने उसकी बाहें खोलकर पीछे की तरफ धकेल दिया। वो दरवाजे की चौखट से जा लगी और तिश्ना नजरों से मुझे देखने लगी। सांसें हमवार करते हुए बोली, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, तुमने गलत कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे वक्त में मेरे अक़ल में ताली की आवाज़ गूंजी। मैं बड़ी तेजी से पलटा। पहले गुमान गुजरा था कि अस्मा जाग गई थी, मगर आंखों के सामने मैडम को खड़ा देखकर मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसके लबों पर रक्स करती मुस्कुराहट ने जैसे मेरे कदमों को कालीन से चिपका दिया था। उसके उजले और आरास्ता वजूद के पीछे 2 कमरों के दरमियाने दरवाजे पर लटका हुआ दवीज पर्दा लहरा रहा था और वो बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजा रही थी। हाथ थमे तो जुबान ने हरकत की। वेल डन शहरयार, तुम खूबसूरत हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और मुखलिस भी हो। उसके एक ही जुमले ने मुझ पर आश्कार कर दिया कि निस्फ शब तक चलने वाला रुमानवी तहर्रुक और नेकी का प्रचार महज ड्रामा था। ये एक तरह का इम्तिहान था जिसमें मैं कामयाब ठहरा था। मैंने एक तवील सांस फेफड़ों में उतारी, मैडम की सुर्ख आंखों वाला चेहरा देखा, फिर गर्दन मोड़कर चौखट से टेक लगाए, आंखें मूंदे साकित बदन खड़ी सोनिया को देखा। उसका चेहरा सपाट था, चल लम्बी पेशतर नजर आने वाले तासुरात अदम थे। वो अब ना तो फरीफ्ता दिखाई देती थी और ना ही आतिश शबाब से हारी हुई दोशीदा मालूम होती थी। मैंने मैडम को मुखातिब किया, मैडम ये सब क्या है? वो बोली, तुम्हारा इशारा अस्मा की तरफ है या सोनिया की तरफ? मैं चौंका, मेरा मतलब आपकी यहाँ मौजूदगी से है। उसके गुलाबी लबों से जल तरंग फूटी, फिर मुतरन्नम घंटियां थम गई। बोली, सोनिया तुम दूसरे कमरे में जाओ। सोनिया ने जाने में देर नहीं की। मैडम ने इशारे से अपने करीब बुलाया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद सोफे पर टिक गई। बोली, शहरयार इसे जानते हो? उसका इशारा बेड पर बेहिस वक़्त पड़ी अस्मा की तरफ था। मैंने कहा, जी ये सरदार हैदर खान की बेटी अस्मा है। इससे मिलने के लिए तो मैं और खाला मुल्तान आए थे। मैंने इसे इग़वा कराया है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली। कुछ देर तक घूरती रही, फिर होंठों पर अंदाज़े अजब से जुबान फेरने लगी। मैंने कहा, जी। वो चौंकी। हाँ तो शहरयार, मैंने इसे इग़वा कराया है क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मैं सरदार हैदर खान पर हाथ नहीं डाल सकती। उसके चंगुल में फंसी हुई तुम्हारी बहन तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। जाऊंगी तो उसके खूंखार परिंदे गोलियों से भून डालेंगे। अगर वहां से बचकर आ गई तो मेरे बड़े मुझे उल्टा लटका देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने इस बात में सर हिलाया। हर बड़े के पीछे एक और बड़ा मौजूद होता है जो अपने हाथ में लगामे थामे खड़ा होता है। मेरे पीछे भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं। वही ताकतें सरदार हैदर खान की रस्सी को दराज करती हैं। वो ठहरे ठहरे अंदाज में बोल रही थी, साथ उंगलियों से खेल रही थी। एक तीसरी पार्टी को बीच में डालकर मैंने अस्मा को हैदर खान की मुल्तान वाली कोठी से अगवा करा लिया है। वो पार्टी अगवा बराए तावान के लिए काम करती है। वो हैदर खान से राब्ता कर रही है। राबिता होने पर अस्मा के बदले तुम्हारी बहन को मांगेगी, मिलने पर मुझे पहुंचा देगी और अस्मा को अपनी तहवील में ले लेगी। अस्मा के साथ 15 लाख रुपए भी इसी कोठी से जाएंगे। मेरा अंदाजा ठीक था। मैडम ने मेरी खातिर ओखली में सर डाल दिया था। मेरी आंखों से ममनूनियत के परतू झलक उठे। बेसाख्ता मेरे लबों से निकला, मैडम मैं आपके एहसानात का बदला शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। अगर एहसान का बदला मोहब्बत में तलब किया जाए तो। मेरा झुका हुआ सर एक झटके से उठा। मैडम को देखा। दिलचस्पी आमेज मुस्कुराहट नाच रही थी और वो एकटक मुझे देख रही थी। मैं कदरे घबरा गया। बोला, जी मैडम मैं समझा नहीं। वो बोली, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे धोखा नहीं देता, उसे छोड़कर नहीं जाता कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। उसकी फरमाइश पूरी करना मुश्किल नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, जी मैडम मैं कोशिश करूंगा कि आपको नाराज ना करूं, वैसे मैं आपके काबिल नहीं हूं। वो बोली, तुम किस काबिल हो ये मैं जानती हूं। तुम्हें किस काबिल करना है ये मेरे साथी जानते हैं।
अब तुम जाओ, आराम करो, और हाँ, किसी से, हत्ता कि अपने दोस्त खाले से अस्मा का तज़किरा नहीं करोगे। अगर सरदार हैदर खान के कानों में भिनक भी पड़ेगी कि अस्मा यहाँ है, तो उसके गुंडे भेड़ियों की मानित यहाँ दौड़े चले आएंगे, मंजिल हाथ में आकर दूर हो जाएगी। मैंने यस मैडम कहा और ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ अपने गेस्ट रूम में जाने के इरादे से कदम बढ़ाए। मैडम की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम उस कमरे में भी नहीं आओगे। अगर अस्मा ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर नूरपुर की फिजा तंग हो जाएगी। मुझे इस बात का ख्याल नहीं था। मैडम शकीला की ताकीद पर मुझे झटका सा लगा। अस्मा बेहोश पड़ी थी। अगर जाग रही होती तो मुझे पहली नज़र में पहचान लेती और फिर सरदार हैदर खान को मेरे घर तक पहुंचने में मतलब देर न लगती। मैंने जाते हुए ममनूनाना नज़रों से मैडम को देखा, जिसका हाथ अस्मा के चेहरे से खेलने लगा था और नजरें उसके गुलाबी चेहरे का तवाफ करने लगी थी। ग्राउंड फ्लोर के गेस्ट रूम में पहुंचकर मैं गिरने के अंदाज में बेड पर लेटा। जब से परवीन नजरों से ओझल हुई थी, पहली मर्तबा इत्मीनान की सांस सीने में उतरी थी। दिल को तसल्ली हुई थी कि अस्मा के अगवा को सुनते ही सरदार हैदर खान के ऊंचे शिमले वाली पग ज़मीबोस हो जाएगी और वो अपनी बाह लेने के लिए परवीन को बिला तरद्दुद बिलवास्ता तौर पर मैडम के हवाले कर देगा। मेरे दिल में बेइख्तियार मैडम के लिए एहतराम और अकीदत के जज्बात हलकोरे लेने लगे। सोनिया ने उसके बारे में जो बताया वो दुरुस्त भी था, तो वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी, मेरी मोहसना थी। उसने ना सिर्फ मुझे कत्ल के मुतवक्को मुकदमे में मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया था, मुझे साईं दिलजीत वाला मजबूत कुलू दिया था, वगरना मैं अगर तमाम उम्र भी सर पटकता रहता अपनी परवीन तक नहीं पहुंच सकता था। ये तय था कि मैं सरदार हैदर खान तो कुजा सरदार हयात खान पर भी हाथ उठाने की सकत नहीं रखता था। उसने मेरी खातिर इतने बड़े और ताकतवर आदमी से टक्कर ली थी। वो देखने में बहुत नाजुक अंदाम थी, अमली तौर पर वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। इतनी ताकत रखती थी कि सरदार हैदर खान की मूंछ पकड़कर अपनी हील के नीचे दबा सकती थी। ये तजर्बा मुझे हो चुका था। शुक्र था कि मैं उसकी आजमाइश के कड़े इम्तिहान में सुरखरू हुआ था। उसकी जहानत और चालाकी मेरी समझ से बालातर थी। मुझे बजा तौर पर इल्म था कि मेरा देहातीपन मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा गया था। अगर मैं चालाक बनने की कोशिश करता तो इस वक्त यहाँ ना होता, बल्कि धुतकार दिया गया होता या कहीं पड़ा जिंदगी की भीख मांग रहा होता। ये तय था कि मैडम जैसी दिखाई देती है वैसी थी नहीं। उसके कारनामे अया करते थे कि वो बहुत जीरक, तेज फहम और सफाक औरत थी। अगर वो मेरी खातिर सरदार हैदर खान की गैरत को चरका लगा सकती थी तो मुझे ये गुमान हो गया कि मेरा पत्ता भी काट सकती थी। मैं अब भी खतरात की जद में था। मालूम नहीं था कि दिलजीत की नाश राख बनकर दुनिया से गायब हो गई थी या निशाने इबरत बनकर अपने कातिल को तलाश करती फिरती थी। मुझे उसकी बीवियों और कमसिन बेटों से कोई खतरा नहीं था। मुझे वरियाम खान, हैदर खान और दिलजीत के बदकुमाश और चहीते बदमाशों का खौफ लाहिक था, जो रात के अंधेरे में किसी भी वक्त मौत के हरकारे बनकर मेरे घर में उतर सकते थे। चूंकि मेरे अलावा घर में कोई भी ऐसा फर्द नहीं था जो जुल्म की ऐसी तुन हवा के सामने चंद सेकंड भी ठहर सके, इसलिए मेरा दिल अंदेशों की अमाजगा बना हुआ था। अगर उसकी लाश बालन के साथ जलकर राख बन गई तो फिर उसके ग़ियाब का मसला नूरपुर में पूरे शद्दोमत से खड़ा होगा। चिमगोइयों का बाजार गर्म होगा और पुलिस का आना जाना लगा होगा। एक धड़का यह भी था कि मेरी अदम मौजूदगी मेरी ज़ात को मशकूक न बना चुकी हो। मैं गेस्ट रूम में पड़े हुए फ़ोन पर बख्त खान से रब्ता करके नूरपुर के हालात के बारे में पूछ सकता था, मगर मीरूश और मैडम ने मुझे कहीं फ़ोन करने से सख्ती से मना कर रखा था। बईदस एहतमाल ना था कि मेरे कमरे की किसी तौर तरीके से निगरानी की जा रही हो और अभी मेरा आजमाइशी मरहला ख़त्म न हुआ हो। अस्मा को देखकर दिल में जागने वाला एहसास हमदर्दी था, तो मैंने उसे खाली की आंखों से देखा था। जो ही मुझे उसके वजूद के तावान में मिलती परवीन की शक्ल दिखाई दी, मेरे दिल में उसके लिए कदूरत और नफरत के जज्बात उमड़ आए थे। वो फिरौन की बेटी थी, वो जहरीले सांप की बेटी थी, इंसानी लिबादे में खतरनाक नागन थी जो किसी पल डसकर जिंदगी की डोर काट सकती थी जहरी। और इसने मुझे आने वाहिद में मैडम, सोनिया और अस्मा के गुलगू चेहरों के तसल्लु से निकाल कर नूरपुर की ताज़ादम गलियों में पहुंचा दिया, जहां शानू, सदर बीबी और गजाला के मासूम चेहरों की राजबाड़ियां कायम थी। सदर बीबी याद आई तो उसका मुल्तफ होना पहलू में कुचोके लगाने लगा। खाले के घर में पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े के बाद जब मैं अस्पताल से फारिग होकर घर आया तो मैंने गजाला को छेड़ने की गर्ज से मसनूई तफाखुर के साथ कहा था कि सदर बीबी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत गौर से देखती है, तो उसका मुंह बन गया था। फिर उसने तन्हाई पाते ही कह दिया, शहरयार, स्कूल की कुड़ियाँ तुम्हारी तारीफ़ें करती हैं, कहते हैं कि किसी नमाजन परहेजन माँ ने तुम्हें जना है।
اور تم کیا کہتی ہو؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے میری طرف بے ساختگی سے دیکھا، فخر کا جذبہ انگ انگ سے عیاں ہو گیا۔ بولی، میرا شہرہ تو جگ سے وکھرا ہے، کڑیاں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اور اگر میں بلوں کے خطرناک حملے میں ہار جاتا تو؟ وہ وثوق سے بولی، وہ بھی میرا سوہنا رب میری محبت کی لاج رکھتا اور تمہیں اس کلموہی کے چنگل سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیتا۔ محبت کی سفر یقین کی راہ پر جاری رہتا ہے، جو ہی بھروسہ اٹھ جاتا ہے پیر شل ہونے لگتے ہیں۔ اس کا پریقین لہجہ اور ستائش بھری نگاہ مجھے نئی توانائی مل رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے صدف بی بی نے بلوایا تھا، مجھ سے نکی نکی باتیں پوچھتی رہی، میں نے سارا واقعہ کھول سنایا تو پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، شالا میں شہری کی منگ ہوتی۔ غزالہ کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ سارا نورپور جانتا تھا کہ غزالہ میری منگیتر تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر تعجب ہوا۔ کہاں میں، کہاں صدف بی بی، سوائے ایک ننھے سے رکے کے کوئی تعلق استوار نہیں ہوا تھا۔ غزالہ میرے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ پروین نے جھانکا، غزالہ کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، اٹھتے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم خالے سے میرے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہو کہ اسے باہر مل لیا کرو، اس کے گھر نہ جایا کرو۔ سچی شہرے، میرا دل اب بھی کانپ اٹھتا ہے جب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے تو میں چارپائی پر بے ہوش پڑے دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میری بند آنکھوں کے عقب میں پروین، غزالہ اور خالے کی صورتیں گڈمڈ ہونے لگی۔ نہ جانے کس وقت نیند آئی اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے میروشا کے کمرے کی طرف لپکا۔ خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میروشا نہ جانے کس وقت چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ میروشا تو دکھائی نہیں دیا، البتہ انسپکٹر اظہر سفید لٹھے کے کلف شدہ سوٹ میں ملبوس ظاہر خان کی میت میں مین گیٹ میں داخل ہوتا نظر آیا۔ میں چونکا۔ اس کی یہ آمد بلاجواز نہیں تھی، وہ اکیلا تھا، سرکاری گاڑی میں نہیں آیا تھا، یا اگر ایسا نہیں تھا تو گارڈ اس کے ساتھ ہی گیٹ کے باہر ہی رک گئے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ کے سامنے بنے آرائشی برآمدے میں داخل ہوتے ہی دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے دروازے میں ظاہر شاہ کی شکل دکھائی دی۔ اس نے مجھ سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر پوچھا، ظاہر خان؟ وہ میروشا دکھائی نہیں دیتا، اس نے منہ بنا کر کہا، وہ چڑی مار کا بچہ اباسیں لیتا ہوا دپان ہو گیا ہے۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ کمبخت کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ مجھے بے عنوان اضطراب نے آن گھیرا۔ میں نے پوچھا، وہ تھانے دار کیوں آیا ہے؟ ہمارے کو کیا پتا، میڈم صاحب سے ملنے آئی ہے، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ آدھی بات سنائی تھی، آدھی گیلری میں ہی تحلیل ہو گئی۔ میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ کھڑکی کے راستے ظاہر خان اور انسپکٹر اظہر کی باتوں کی ملی جلی آوازیں کانوں میں پڑی، جن سے معلوم ہوا کہ انسپکٹر اظہر میڈم شکیلہ سے ملنے کے بعد رخصت ہو رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اتنی مختصر ملاقات میں اس نے میڈم سے کیا کہا ہوگا؟ پھر سر جھٹکا اور ناشتے میں مشغول ہو گیا۔ وہ کیوں ملے یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ ظاہر خان برتن سمیٹ کر اوجھل ہو گیا تو میڈم کا بلاوا آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں مخصوص صوفے پر بڑی آسان تن ہو کر بیٹھی تھی۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیتے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں صوفے پر ٹک سا گیا، اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر کے بعد گویا ہوئی، شہریار میں بری طرح پھنس گئی ہوں۔ جی؟ میں چونکا، میڈم کو دیکھا، بولا، میں سمجھا نہیں۔ اس کے دل افزا چہرے پر فکر و تردد کی پرچھائیاں رقصاں دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا تھا۔ مجھے چند لمحوں تک ٹٹولتی نظروں سے دیکھنے کے بعد بولی، میں نے افضل نیازی کے گروپ کو اسما کے اغوا کا ٹاسک دیا تھا، 15 لاکھ میں سودا ہوا تھا۔ افضل وعدہ نبھانے والا آدمی ہے۔ اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما کر میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہاں تک تو معاملہ بالکل درست تھا۔ اب انسپکٹر اظہر نے آ کر اطلاع دی ہے کہ افضل نیازی کو بھرے بازار میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا کاروں کا طریقہ کار اور دیدہ دلی چغلی کھاتی ہے کہ وہ سردار حیدر خان کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ میری پیشانی بھی شکن آلود ہو گئی۔ میڈم شکیلہ کی پریشانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگر سردار حیدر خان اتنے مختصر وقت میں میڈم کی ہائر کی ہوئی پارٹی کے سربراہ تک پہنچ گیا تھا تو میڈم تک پہنچنے میں دیر نہیں کرے گا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اب کیا ہوگا میڈم؟ میڈم نے فی الفور میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی گداز اور گلفام انگلیوں سے کھیلتی رہی، سوچتی رہی۔ توقف کے بعد بولی، افضل نیازی معمولی آدمی نہیں، مگر وہ حیدر خان کے غیظ و غضب کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائے گا اور میرا نام بتا دے گا۔ حیدر خان کا گرگا استاد ببلو پہلے مجھ سے خار رکھتا ہے، اپنے مالک کی شہ پر بھوکے کتے کی طرح میری طرف دوڑ پڑے گا۔ میں نے تفکر و استجاب آمیز انداز میں کہا کہ حیدر خان اتنا ہی طاقتور ہے؟ ہاں، وہ بہت بڑا فرعون ہے،
एक तरफ तो उसने बेले में अपने गुर्गों की फौज पाल रखी है, दूसरी तरफ सैकड़ों सियासतदान उसकी मुट्ठी में है। वो भी एक वक्त मुतफक्किर भी थी, परेशान भी और खौफजदा भी। मेरे आया कहा, मैडम आप खौफजदा ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आप पर आने वाली आँच अपने बदन पर रोकूंगा। उसने चौंक कर मुझे देखा, यकीन नहीं आया तो आंखों से कुरेदने लगी, बोली मैं खौफजदा नहीं हूँ, परेशान हूँ। हैदर खान और उसका गुर्गा मुझसे ज़ाती परखाश रखते हैं, क्योंकि कुछ मुफादात के मामले हैं कि हमने आज तक एक दूसरे पर असला नहीं ताना। मगर शहरयार, ये ज़िंदगी आम दुनिया की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ अपने हाथ से अपने वफादारों को गोली मारना पड़ती है तो अपनी जान देकर इनकी हिफाजत भी करना पड़ती है। मेरा ग्रुप बड़ा मजबूत है, मुझ पर मेरे जानिसार उंगली नहीं उठने देंगे। कोई गन उठाने की जरूरत कैसे करेगा? मगर ये लोग बहुत कीमती हैं, एक भी मारा गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मैंने उसे बगौर देखा। वो देखने में मासूम थी, हकीकत में बहुत घाघ थी। मैं कुछ कहना चाहता था कि उसके दाएं पहलू में सोफे पर पड़ा मोबाइल फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। नन्हे स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ सुनती रही, फिर ठहरे ठहरे अंदाज में बोली, क्या तुम लोगों ने अपने बास की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया अब तक? दूसरी तरफ की बात सुनकर तानाज़र लहजे में बोली, तुम लोगों पर आँच आए तो न्याजी भड़क उठता है, खून का बाजार गर्म कर देता है। तुम हो के वो भरे बाजार में अगवा हो गया और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। मोबाइल फोन के स्पीकर से फूटने वाली तुझी सुनने के बाद वो कदरे इस्तेज़ाई अंदाज में बोली, अरे वाह, पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया है कि अफजल नियाजी को सरदार हैदर खान ने अगवा कराया है और तुम्हें पता नहीं चल रहा। क्या खूब। तुम लोग मेरा फिक्र ना करो, अपना फिक्र करो, और अगर नमक हलाल हो तो शाम ढलने से बेशतर अपने बास को ढूंढ निकालो, वरना तुम सब लोग बेमौत मारे जाओगे। उसने मुखातिब का जुमला सुने बगैर फोन कान से हटा लिया और स्क्रीन को घूरने लगी। ऐसे में खुद कलामी के अंदाज में बोली, अफजल खान का चहीता था, पूछ रहा था कि बास के अगवा में किसका हाथ हो सकता है। अभी पूछते फिरते हैं, जब कभी उस तक पहुंच पाए तो गली सड़ी लाश के सिवा हाथ नहीं आएगा। मैं चूंकि मैडम के मुकाबले में खुद को नहायत बोना तस्वुर करता था, इन मामलात में तजर्बा न होने के बराबर था, इसलिए मदद करने या कोई अच्छा मशवरा देने से कासिर था। उसने मुझ पर तवज्जो दिए बगैर कई लोगों से फ़ोन पर रब्ता किया और मुख्तलिफ हदायत दी। इसकी बातों से मैं सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सका था कि उसने तमाम लोगों को पोजीशनें बदलने, अपने दिफा में कलब बंद होने और असर संभाल लेने के हंगामी अहकाम सादिर किए थे। उसे मीरूशा को फ़ोन किया, कहा, मीरूशा तुम किसी न किसी तरह उस्ताद बबलू के सर पर सवार हो जाओ, मुहतात अंदाज में निगरानी करो। वो जब भी अपने गुंडे लेकर अड्डे से निकले मुझे बता देना। मैं C2 में जा रही हूँ। सभी लोगों को मैंने C1 और C3 में जाने का हुक्म दिया है। ओके। मीरूशा अपने मखसूस अंदाज में कुछ कहा, जिसे सुनकर मैडम के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। बोली, तुम कभी भी इंसान नहीं बन सकते, जो कह रही हूँ वो करो, वरना हम सब अपना नुकसान कर बैठेंगे। फ़ोन बंद करके मुझसे मुखातिब हुई। हाँ, मैडम की आंख के इशारे पर मीरूशा उस्ताद बबलू खान की ऐसी तैसी कर देगा। कम वक्त संजीदा बात करे तब भी हंसी छूट जाती है। वो दुरुस्त कह रही थी। ये भी दुरुस्त था कि वो मीरूशा को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। इसका तजर्बा मुझे हो चुका था। मैडम एक झटके से खड़ी हुई, सरसरी अंदाज में चहारसू देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐसे में रुक गई। खाला मेरे साथ होता तो यही कहता कि यूँ जैसे दुनिया एक नुक्ते पर रुक गई हो। मेरी तरफ देखे बगैर बोली, शहरियार तुम मुझे अच्छे लगते हो, अगर चाहो तो वापसी का रास्ता अभी भी खुला है, चाहो तो मेरा साथ दो। जिसने मेरे से दर्द सर मोल लिया था, जिससे टकराना नहीं चाहती थी, उसी से टकराव मेरी वजह से होने चला था। कैसे लौट जाता। खड़ा होकर मजबूत लहजे में बोला, मैडम मुझे आपकी दुनिया अच्छी नहीं लगी, मगर आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। मैं आपके एहसानात के बारे में तले दबा हूँ, जान दे सकता हूँ, छोड़कर नहीं जा सकता। जो होगा देखा जाएगा। वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराई, एक जरा लहराई, बोली, देख लो, गोलियों के शोर में अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। खून बहने लगे तो जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, जज्बात की दस्तकें बुझने लगती हैं, फिर इंसान पिछताओं की लपेट में आ जाता है। अक्सर पहचाने की मोहलत भी नहीं मिलती हमारी दुनिया में। उसकी आंखों से हवेदा तासुरात ने मेरा दिल एक बार की धड़का दिया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत बातें करती थी। मुझे यकीन था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी लेवल की लड़की थी, हर रंग में प्यारी लगती थी। खुदा जाने किन हालात के तहत वो इस मुकाम पर पहुंची थी कि आंखों के इशारों से कत्ल के अहकामात सादर करती थी। इसकी गुफ्तगू और रख रखाव के पेश नज़र उसके किरदार और अफ़ाल के मज़ाहिर कहानियों पर यकीन नहीं आता था। मैंने पूरे एतमाद से कहा, मैडम मेरे माँ बाप किसी जालिम भेड़िए ने बरसों पहले कत्ल कर दिए थे।
मुझे ना तो कत्ल की वजह मालूम हो सकी, ना मेरा हाथ कातिल की गर्दन तक पहुंच पाया। वालिदैन के बाद मेरा दुनिया में एक रिश्ता बचा था, वो था बहन का। बहन साईं दिलजीत के हाथों से गुजरकर सरदार हैदर तक पहुंच गई। खुदा जाने किस हाल में है, जिंदा है, मुर्दा है, या मुर्दों से भी बदतर है। अगर वो मिल गई तो इसके बारे में सोचूंगा, नहीं मिली तो फिर सरदार हैदर खान की गर्दन नापूंगा। कहीं जिंदगी में माँ बाप का कातिल मिल गया तो इससे हिसाब किताब करूंगा। बस यही मेरी जिंदगी है, यही जिंदगी का मकसद। रही बात जज्बात की तो कल तक खाला था, डॉक्टर शादी था और मेरी मंगेतर थी। आज आप हैं, मीरू शाह है और मैं। कल क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब मुझ पर एतमाद न रहे मुझे कह दीजिएगा। मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा। जाने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे कत्ल न करवाइएगा, बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी के मकसद पूरे करने की मोहलत दीजिएगा। मेरी गुफ्तगू लहजे की सख्ती से शुरू हुई थी, नादीदा आंसुओं की रुंदगी पर मुंतमिज हुई। वो मुझे बगौर देखती रही, करीब आई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार तुम बहुत मुख्तलिफ इंसान हो। समझ गई हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। आई लव यू शहर। मेरे हाथों पर उसके गुदाज हाथों का लम्स, कानों में उतरा हुआ जुमला, आई लव यू शहर, मेरे लिए नहायत गैर मुतवक्को थे। मेरा दिल जोर से धड़का, जुबान थम गई, आंखें फैल गई। वो कह रही थी, तुम्हारी बहन तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर तुम उसे नूरपुर में नहीं रख सकोगे, क्योंकि सरदार हैदर खान नाकामी पर तिल मिलाकर अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी बहन को मरवा देगा। वो ऐसा कर सकता है। तुम उसके गुर्गों का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। दुआ करो तुम्हारी बहन जल्द हाथ लग जाए और मैं तुम्हें इंसानों के इस जंगल में, इस शहर में कहीं छुपा दूं। इसने मेरे दोनों हाथों को हल्का सा दबाकर छोड़ दिया और मुस्कुराकर बोली, कम ऑन, हमें किलाबंद होना है, क्योंकि किसी वक्त भी मीरू शाह की कॉल आ सकती है। मैं उसके अकब में चलता हुआ कमरे से बाहर निकला। गैलरी खाली थी। चंद लम्हों बाद पता चला कि फर्स्ट फ्लोर भी खाली था। हम आगे पीछे चलते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। गेस्ट हाउस की मशरकी गैलरी में आखिरी कमरे के दरवाजे तक चले गए। इस कमरे के बिलमुकाबिल बाथरूम था, जिसका वाश बेसन गैलरी में नस्ब था। वो झुके वाश बेसन के पानी वाले ज़ेरी पाप के सामने पैरों के बल फर्श पर बैठ गई। पाइप और दीवार के बीच में हाथ डाला, कलाई मोड़ी और फिर हाथ झाड़ते हुए खड़ी हो गई। मुझे अपने अक़ब में आने का इशारा करते हुए कमरे में घुस गई। ये बिल्कुल उसी नौ का कमरा था जिस तरह के कमरे में मुझे ठहराया गया था। जहाजी साइज का बेड का चक्कर काटकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। मैं बेड के पास से रुक गया। वो बाथरूम में चंद लम्हों तक मसरूफ रही, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, शहरयार कम ऑन। मैं बाथरूम में दाखिल हुआ। देखा कि फ्लश के पार 2 फीट चौड़ाई की हामिल सीढ़ियाँ मौजूद थी। मैडम दूसरे सीने पर कड़ी पलटकर मुझे देख रही थी। मैं उसके नक्शे पा पर चलता हुआ सीढ़ियों तक आया। उसने दीवार के साथ कमर टिकाकर मुझे नीचे जाने का इशारा किया। दोनों दीवारों के माबैन महज 2 फीट का फासला था। इतनी जगह नहीं थी कि मैं गुजर सकता। मेरी हिचकिचाहट पर बोली, गुजर जाओ ना, मैंने रास्ता बंद करना है। मैंने बचकर गुजरना चाहा, मगर उसके दीवार के साथ चिपके बदन से रगड़ खाता हुआ मुश्किल गुजर पाया। ये मरहला बड़ा जांगुसल था। जब मैं 3-4 सीढ़ियां उतर रुका और पलटकर देखा तो वो बैठी दीवार की जड़ में कुछ कर रही थी। मेरी हैरत 2 चंद हुई जब मैंने दाएं हाथ वाली दीवार को आहिस्ता से सिरकते हुए सीढ़ियों और बाथरूम के दरमियान हाइल होते देखा। चंद लम्हों बाद यूं महसूस होने लगा जैसे सीढ़ियों के सामने ऑफ वाइट कलर की दीवार चुन दी गई हो। 0 वाट का बल्ब रोशन न होता तो कुछ दिखाई न देता। वो रास्ता मसदूद होने के बाद भी चंद लम्हे दीवार की जड़ में बैठी रही, फिर खड़ी होकर जीने उतरने लगी। जीनों का इख्तिताम एक कुशादा कमरे में हुआ जो सामान से भरा हुआ था। हमवार छत में 3 ट्यूबलाइट्स रोशन थी। पहली नजर में स्टोर महसूस हुआ, क्योंकि कई क्रेट साइज की चुभी पेटियां, आम इस्तेमाल का घरेलू सामान और पॉलीथीन के थैले तरतीब के साथ रखे हुए थे। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था। मैडम ने मोबाइल फोन पर किसी से रब्ता किया और कहा, स्टोर का दरवाजा खोलो। मैं चौंक कर चाह आंसू देखा, सिवाय सीढ़ियों के खिला के कोई दरवाजा नहीं था। तब मबहूत रह गया जब चुभी प्लेटों के अखम में 15-16 फीट लंबी दीवार आहिस्ती से दाएं हाथ खिसकने लगी और नुक्कड़ में एक खिला नमूदार हो गया। 2-13 फीट चौड़े खिला के पार एक तवील गैलरी दिखाई दी। मैडम ने गैलरी में कदम रखा ही था कि फायर की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। वो चौंक कर पलटी, बोली, हरी अब शहरयार, अटैक हो गया है। फायर की आवाज़ तेज नहीं थी, मगर पहचान ली जाने वाली थी। मैंने गैलरी में दाखिल होने में देर नहीं की और भागने के इस अंदाज में चलती मैडम शकीला के अक़ब में पहुंच गया। गर्दन मोड़कर देखा तो दीवार सिरक कर खिला को बंद कर रही थी। ऐसे वक्त में फायरिंग की हल्की मगर मुसलसल आवाज़ें हमारे कानों में गूंजने लगी।
मैडम ने ठीक कहा था कि कोठी पर सरदार हैदर खान के गुर्गों का हमला हो गया था। तकरीबन 300 फीट लंबी गैलरी में थोड़े थोड़े फासले पर दूधिया बल्ब रोशन थे। गैलरी का दूसरा सिरा बंद था। हम अभी निस्फ फासला तय कर पाए थे कि गैलरी को बंद करने वाली दीवार भी बाएं हाथ से रखने लगी। हमारे वहां पहुंचने तक उसने जितना हटना था हट गई और हमारे गुजरने की जगह बन गई। गैलरी एक 12 ज़रब 14 फीट के कमरे में खुली थी, जो अजीब साख्त के गत्ते की पेटों से भरा हुआ था। अभी अपनी हैरत में गुम था कि भूल भुलैयों का एक और मरहला दरपेश हो गया। हमारा सफर एक फ्लैटनुमा इमारत में इख्तिताम पजीर हुआ। मैं फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द देख रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गैस हाउस से कमोबेश 800 फीट दूर और सतह जमीन से 20 फीट की गहराई में खड़ा था। पहले कमरे गैलरी में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। जो हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए, फायरिंग की आवाज़ मादूम हो गई थी। शायद फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया था। गैलरी में घुटन का एहसास होता था, मगर यहाँ की फजा हबस आलूद नहीं थी। यहाँ 4 कमरे थे जिनके नीमा दरवाजों से मिली जुली आवाज़ें बरामद हो रही थी। 10-15 या इससे ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। मैडम शकीला ने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि 10x8 साइज़ की टीवी लाउंज गैलरी में खुलने वाले चारों में से आखिरी दरवाज़ा अबूर करके कमरे में दाखिल हो गई। मैंने तकलीद की। कमरा इतना बड़ा नहीं था। मुझे दाहिनी दीवार के साथ पड़े सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो दूसरी दीवार तक गई। चौबी मेज पर कंप्यूटर रखा था। वो स्विच बोर्ड पर कई बटन पुश करने के बाद कंप्यूटर के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। ऐसे में उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैडम ने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया। सख्त लहजे में बोली, तुम उस्ताद बबलू को ट्रेस करने में नाकाम साबित हुए। डींगे मारने के अलावा तुम्हारी तमाम सलाहियतें जंग पकड़ने लगी हैं। वो यकीनन मीरू शाह से बात कर रही थी। हाँ, तो कोठी पर हमला हो चुका है। फायरिंग की आवाज़ मैंने सुनी है। मीरू शाह की आवाज़ सुनकर बोली, मेरा फिक्र न करो, मैं C2 में पहुंच चुकी हूँ। सभी लोग महफूज हैं। तुम हमला आवरों से दूर रहो। जो करते हैं करने दो। ऐसे ही वक्त में कंप्यूटर ऑन हो गया। मैडम का हाथ माउस पर मुतहर्रिक हो गया। वो मीरू शाह को हदायत भी दे रही थी और कंप्यूटर पर मुख्तलिफ विंडो भी खोलती जा रही थी। चंद ही लम्हों में मॉनिटर की स्क्रीन पर 4 चौखटों में 4 मुख्तलिफ मनाजिर बेदार हो गए। एक मंजर मेरा देखा हुआ था। कोठी का खुला हुआ मेन गेट दिखाई दे रहा था, जिसके पार 3 गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी। एक स्याह रंग की करोला कार थी, जबकि 2 सफेद रंग के 4 व्हील डबल कैबन डाले थे। साफ दिखाई देता है कि सभी गाड़ियां मेन गेट का वॉचमैन कैबन और बरामदे की तरफ से आती हुई चौड़ी रविश खाली थी। कोई जीनब स्क्रीन पर मुतहर्रिक नहीं था। दूसरे मनाजिर मेरे नज़दीक अजनबी थे। मैडम फोन पर मीरू शाह से मुखातिब थी। मीरू शाह, सभी लोग कोठी में दाखिल हो चुके हैं। तुम पेट्रोलिंग और एलिट फोर्सेस को फ़ोन पर इत्तला दो। इनमें से कोई भी बचकर न जाए। एक आदमी को ऐसी पोजीशन पर तैनात करो जहां से वो किसी की निगाह में ना आए और आसानी से किसी पुलिस अफसर का निशाना ले सके। फिर बोली, हाँ, जब तक कोई पुलिस वाला नहीं गिरेगा मुकाबले में जान नहीं पड़ेगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। किसी और का नंबर मिलाया। वो इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक थी। फ़ोन कान से लगाए मेरी तरफ पलटी और हाथ के इशारे से पानी तलब किया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में पोर्टेबल फ्रिज मौजूद थी। उसे मुद्दिबाना अंदाज में पानी का गिलास पेश किया और वहीं ठहर गया। वो किसी पुलिस अफीसर से महवे कलाम थी।